Hello everyone, welcome to Krishi Valley YouTube channel. Here in this video, we will discuss chapter number 12 from Fundamental of Agriculture book अरुण कार्तिन वॉल्यूम 1 और चैप्टर नंबर 12 जो है दैट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। तो जो चैप्टर है दैट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। ये दो अलग अलग प्रैक्टिस होती हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री, और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फॉरेस्ट एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज़ करा जाए। बिकॉज जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारा जो फॉरेस्ट लैंड था वो ख़त्म हो चुका था। फॉरेस्ट हमने जब ख़त्म करे तभी हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो ये दोनों जो प्रैक्टिस हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, इनका मेन जो काम है वो फॉरेस्ट एरिया को मेंटेन करना है। तो इस पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज़ देयर नीड, कि क्या ज़रूरत पड़ी इसकी और इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री, उसके बाद डिस्कस करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हियर फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, इसको हम गार्डनिंग भी बोलते हैं। ओके, तो एग्रो फॉरेस्ट्री ऑल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट गार्डनिंग। अब ये होता क्या है, यहाँ पे इसको रीड करते हैं। दैट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री इज प्राइमरली अ सिस्टम वेयर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर प्रैक्टिस आइदर साइमल्टेनियसली और सेपरेटली ऑन सेम यूनिट ऑफ लैंड एंड हैज़ एफिनिटीज़ विद टोंगिया सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम पहले समझते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है। सी, एग्रो फॉरेस्ट्री में दो चीज़ कंबाइन है, दैट इज़ एग्रीकल्चर, जो हम एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, राइस, वीट, बार्ली एक्सेट्रा, ये सब होते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स। प्लस यहाँ पे हम फॉरेस्ट्री भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट के ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको भी हम साथ में ग्रो करते हैं एंड दैट सिस्टम इज़ रिफर्ड एज एग्रो फॉरेस्ट्री। उसको हम कंबाइनली बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। अब जो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं पहले, जो फॉरेस्ट होता है पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर के बारे में तो हम सबको पता है, हम सिंपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फील्ड क्रॉप्स होते हैं हमारे, दैट कम्स अंडर एग्रीकल्चर, दैट इज एग्रीकल्चर पार्ट। फॉरेस्ट्री में क्या होता है, फॉरेस्ट्री में जो हम फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करते हैं एंड पर्टिकुलरली दिस प्रैक्टिस इज रिफर्ड एज सिल्वीकल्चर। इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर। जो फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं उनको जो हम कल्टीवेट करते हैं एक लैंड में, दैट रिफर्ड एज सिल्वीकल्चर। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम बेसिकली जो बर्मीज होते हैं, यानी जो इंडो बर्मा वाले जो रीजन वाला होता है, बर्मा रीजन, वहाँ के जो लोग होते हैं ये टर्म यूज़ करते हैं टोंगिया सिस्टम। और टोंगिया सिस्टम भी क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। बर्मीज अपनी लैंग्वेज में एग्रो फॉरेस्ट्री को टोंगिया सिस्टम कहते हैं। आगे है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इज कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को कंबाइन करेंगे तब क्या बनेगा, हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री बनेगा। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है बाय डॉक्टर किंग एंड चैंडलर। तो किंग और चैंडलर ने डेफिनेशन दी है, दैट इज इट डिफाइंड एज अ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एक तरह का लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे हम लैंड को मैनेज करते हैं। ओके, कैसा सिस्टम है, लैंड मैनेजमेंट system which increase the use of land, combines in the production of crop and forest plant or animals simultaneously or sequentially on the same unit of land and apply management practices that are compatible with the cultural practices of the local population. Means अभी हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री होता है उसमें हम तीन चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। मींस वी कैन कल्टीवेट एग्रीकल्चर क्रॉप्स, प्लस वी कैन ऑल्सो ग्रो फॉरेस्ट प्लांट्स एंड अलॉन्ग विद दिस वी कैन ऑल्सो रियर एनिमल्स। हम यहाँ एनिमल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो प्रॉपर सिस्टम होता है, दिस सिस्टम comes under agro
फॉरेस्ट्री। अब आगे यहाँ पे इसका मेन फीचर क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री का जो मेन फीचर है वो ये है कि एग्रो फॉरेस्ट्री है 6F प्रोग्राम। ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे 6F प्रोग्राम क्यों कहा गया है, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री में 6F होते हैं, दैट इज़ फूड, जो खाना होता है, भोजन जो इंसानों के लिए खाना होता है, दैट इज़ रिफर्ड एज फूड। फीड जो होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, बेसिकली जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं हमारी कैटल बफेलो, उनका जो खाना होता है, सिंपली हिंदी में बोलते हैं इसको चारा, दैट इज़ फीड। आफ्टर दैट फाइबर, जो हम कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं, दैट इज़ अ फाइबर, फॉर एग्जांपल कॉटन। देन आफ्टर दैट दिस फ्यूल क्या होता है, जो ईंधन होता है, जैसे लकड़ी मिल गई, ठीक है, ये जो होता है फ्यूल होता है, एंड फ्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विलेज एंड अर्बन होम्स। आफ्टर दैट फर्नीचर, जो भी हमारा फॉरेस्ट टिम्बर रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, उस टिम्बर का यूज़ हम फर्नीचर बनाने में करते हैं, लाइक अपने घर में जो टेबल चेयर एक्सेट्रा ये सब जो चीज़ें होती हैं, दैट कम्स अंडर फर्नीचर। एंड द लास्ट एफ इज़ अ फंड। फंड मीन्स पैसा, फाइनेंस। ठीक है, ये बेसिकली जो फाइनेंस होता है, फंड्स होता है, ये कहाँ से आता है, ये जो होता है पुअर फॉरेस्ट विलेजर्स के लिए आता है, बेसिकली गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ से फंड जनरेट होता है। तो ये जो हाईलाइटेड हैं एफ, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ 6F प्रोग्राम ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके, ये एग्रो फॉरेस्ट्री का जो 6F है, इनका अगेन रिपीट करते हैं, क्या मतलब होता है, फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल, फर्नीचर एंड फंड। This is very important. After that, the next important point is the necessity of agroforestry. Agroforestry की ज़रूरत क्या है, what is the need? तो कुछ important points हैं यहाँ पे agroforestry के. First one is continuous supply of fuel and fodder. Because एग्रीकल्चर में तो क्रॉप्स हर कोई लगाता है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ फॉरेस्ट प्लांट भी लगा सकते हैं तो हमको हमारी जो फ्यूल और फॉडर की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर मिलती रहेगी, एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू ऑल नो कि अगर फॉरेस्ट के प्लांट होंगे तो पूरी की पूरी इकोलॉजिकल बैलेंस है, वाटर साइकिल है और भी दूसरी चीज़ें, ये प्रॉपर बैलेंस रहती हैं। थर्ड वन इज़ फ्रेश ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। यू ऑल नो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है प्लांट्स में। ठीक है, उसी प्रोसेस की वजह से हमको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज एक्ट एज विंड ब्रेक। विंड ब्रेक क्या होता है, यू ऑल नो, एक प्रॉपर हमारे यहाँ फील्ड है, उस फील्ड में हमने एक तरफ बहुत सारी ट्रीज़ को ग्रो कर रखा है, ये सब एक ट्रीज़ की जो रो होती है ना, दैट इज़ विंड ब्रेक। ठीक है, जब हम पेड़ों को एक रो में ग्रो कर देते हैं, और यहाँ हमारा जो मेन मकसद होता है विंड ब्रेक का, वो क्या होता है कि विंड की स्पीड को रिड्यूस करना। ठीक है, जिस डायरेक्शन से विंड आती है उस डायरेक्शन में हम ट्रीज़ की पेड़ों की एक रो लगा देते हैं, दैट इज़ विंड ब्रेक। और ये विंड ब्रेक जो होती है विंड की स्पीड को रिड्यूस कर देते हैं। अगर विंड की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे जो क्रॉप्स लगे होते हैं उनमें इरोजन नहीं होगा। ठीक है, वहाँ से जो सॉइल इरोजन है वो नहीं होगा, प्लस जो ट्रांसपिरेशन रेशियो होता है वो भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि विंड अगर हाई स्पीड में विंड आएगी तो ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी क्रॉप्स में ज़्यादा होते हैं। यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जो एग्रो फॉरेस्ट्री होता है इससे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। ठीक है, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो पुअर विलेज वाले एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होता है एग्रो फॉरेस्ट्री का। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये जो है नेसेसिटी है कि क्या ज़रूरत रही एग्रो फॉरेस्ट्री की। नेक्स्ट वी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री की क्या नीड थी, क्या रिक्वायरमेंट थी, नेसेसिटी थी, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एंड और मोर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एट हायर लेवल फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी जो एग्रो फॉरेस्ट्री होती है उसमें हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं हमें उन्हीं को इस तरह से मैनेज करना है कि हमको आउटपुट यानी ईल्ड जो है प्रॉपर मिले, हाई लेवल की ईल्ड मिले। ठीक है,
तो हम उन रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने क्रॉप्स हैं, कितने फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, उसको हम इस प्रपोर्शन में लगाएंगे ताकि हमको एट लास्ट हमको हायर प्रोडक्शन यानी हायर प्रॉफिट मिले, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिकली सुपीरियर लैंड यूज with intensive agroforestry system on fertile soil of small and marginal farmers। जनरली जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके लिए एक तरह का कह सकते हैं कि लैंड का जो यूज़ है वो थोड़ा इकोनॉमिक हो जाता है, क्योंकि कुछ एरियाज़ में वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करते हैं प्लस कुछ एरिया में वो फॉरेस्ट प्लांट को ग्रो करते हैं। तो इकोनॉमिकल कैसे होगा, बिकॉज कि जो फॉरेस्ट प्लांट हमने ग्रो कर रहे हैं एक तो वो विंड ब्रेक का काम कर रहे हैं, प्लस ये जो प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं वो नीचे जब गिरेंगी तो वो ग्रीन मैन्योर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। ग्रीन मैन्योर जब हम ऐड करेंगे अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स में तो वो क्या करेंगे, सॉइल में न्यूट्रेंट सॉइल को न्यूट्रेंट रिच करेंगे, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक हो जाता है, ठीक है। इट बिकम्स इकोनॉमिकल टू द फार्मर्स। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ फार्मर मेनली फूड फॉडर फ्यूल एक्सेट्रा फ्रॉम दे ओन पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के संग हम जो ट्रीज़ ग्रो करते हैं वो ट्रीज़ किसके हो सकते हैं, फ्रूट के ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो हमें फ्रूट के ट्रीज से फूड मिल सकता है, फॉडर फ्यूल, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमको मिल सकती हैं। दैन एनहेंसमेंट ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन लैंड्स अफेक्टेड बाय लो सॉइल फर्टिलिटी विद हाई इरोशन एंड हाई सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो एक तो हमारी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है, सस्टेनेबिलिटी है, वो इन्हांस होती है, और जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे भी एग्रोफॉरेस्ट्री को हम परफॉर्म करते हैं टू गेट मटेरियल फॉर चीप एंड लाइट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूल वुड इन द लोकेलिटी एंड टू गेट फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक एंड ग्रीन मैन्योर फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि जो हिली एरियाज़ होते हैं सबके पास लाइफ स्टॉक होता है, लाइफ स्टॉक को फॉडर चाहिए, और यू नो व्हाट इज़ फॉडर, जो चारा होता है, ठीक है। मेनली जितने भी ग्रामीणी फैमिली के क्रॉप्स होते हैं, पोइसी फैमिली या फिर लेग्यूमिनसी फैमिली के जो क्रॉप्स होते हैं, दे कम्स अंडर फॉडर। फॉर एग्जांपल जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं उनमें किंग होता है, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स। तो जो किंग ऑफ फॉडर क्रॉप है दैट इज़ बरसीम, नोट डाउन, बरसीम इज़ अ किंग ऑफ फॉडर क्रॉप। ऐसी किंग होता है तो क्वीन भी है, ठीक है। क्वीन ऑफ बरसीम दैट इज लथाइरस, ठीक है, लथाइरस होता है, नोट डाउन कर लीजिए। किंग बरसीम होता है और क्वीन जो होती है वो होती है लथाइरस। तो फॉरेज जो फॉडर होता है, फॉरेज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ स्टॉक्स के लिए, और प्लस जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ से ग्रीन मैन्योर जो जनरेट होती है, ठीक है, उनकी ग्रीन लीफ से जो ग्रीन मैन्योर जनरेट होती है वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। दैन टू प्रोटेक्ट द कूल ब्रीज टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स, तो कूल ब्रीज से हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को कैसे बचा सकते हैं, बाय सिंपली कंस्ट्रक्टिंग द विंड ब्रेक्स, ठीक है। विंड ब्रेक्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। विंड ब्रेक्स क्या करते हैं, सिंपली जो कूल ब्रीज होती है उनसे हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। Now we are going to discuss the different components of agroforestry. There are total 20 different components of agroforestry. यानी हमने जो agroforestry में अभी तक हमने पढ़ा था, हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स और फॉरेस्ट ट्रीज को जब हम एक साथ कंबाइंडली ग्रो करते हैं एक गिवन पीस ऑफ लैंड में, दैट इज रिफर्ड एज एग्रोफॉरेस्ट्री। अब एग्रोफॉरेस्ट्री में सिर्फ हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स और फॉरेस्ट को ही इंक्लूड नहीं करते, उसमें और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सो एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट एग्रोफॉरेस्ट्री के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ द एग्री सिल्वीकल्चर। ये टर्म जो है एग्री सिल्वीकल्चर में, सिल्वीकल्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिल्वीकल्चर रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट और कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। जब हम फॉरेस्ट को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, जंगल जब हम कल्टीवेट करते हैं, फॉरेस्ट को कल्टीवेट करने की जो साइंस है दैट इज़ सिल्वीकल्चर। तो जब हम एग्रीकल्चर और सिल्वीकल्चर को कंबाइन करते हैं दैट इज रिफर्ड एज एग्री सिल्वीकल्चर, ठीक है। मीन्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स अलॉन्ग विद फॉरेस्ट क्रॉप, दैट इज एग्री सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज सिल्वोपेस्टोरल सिस्टम,
ठीक है। तो एग्री सिल्वीकल्चर देखा, सेकंड में क्या होगा, पैस्टोरल का मतलब होता है एनिमल रियरिंग, ठीक है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को जो हम रियर करते हैं दैट इज रिफर्ड एज पैस्टोरल सिस्टम। तो ये एक तरह का इसमें क्या होता है कि हम फॉरेस्ट क्रॉप के साथ साथ जो रियरिंग एनिमल्स होती हैं, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, उनकी भी रियरिंग करते हैं, ठीक है। तो सिल्वो यानी सिल्वीकल्चर और पैस्टोरल यानी पैस्चर मैनेजमेंट, यानी एनिमल्स की जो रियरिंग होती है दैट इज रिफर्ड एज पैस्टोरल सिस्टम। तो ये कंबाइंड होके बन जाता है सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम। तीसरा कंपोनेंट है एग्रो सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करेंगे अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट क्रॉप एंड अलॉन्ग विथ पैस्चर मैनेजमेंट, यानी एनिमल्स की रियरिंग भी चालू रहेगी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आता है एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम, यानी इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप्स के संग हम कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक इंक्लूड जो फ्रूट ट्रीज होते हैं लाइक मैंगो, लीची, सपोटा, इस तरह के जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनको हम ग्रो करेंगे अलॉन्ग विथ सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर यानी जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट ट्रीज यू नो जैसे ओक, टीक, इस तरह के जो ट्रीज होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन द सिल्वीकल्चर। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होता है दैट रिफर्स एज एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ वन इज द मल्टीपर्पज फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं लाइक वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे प्लस मेडिसिनल भी हमको ऑब्टेन हो सकती हैं, तो एक पर्पज़ ये हो गया। प्लस हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको विंड ब्रेक्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये एक नेक्स्ट पर्पज़ हो गया। और जो फ्यूल होता है वो ऑब्टेन होगा, टिम्बर ऑब्टेन होगा, तो मल्टीपर्पज़ बेनिफिट्स जो हमको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ वन इज़ द बाउंड्री प्लांटेशन। ट्रीज़ को जब हम बाउंड्री में प्लांट करते हैं, ठीक है, हमारी फील्ड में जो क्रॉप्स होते हैं उनकी बाउंड्री जो हम प्लांट्स के थ्रू तैयार करते हैं दैट इज़ बाउंड्री प्लांटेशन। ब्लॉक प्लांटेशन, जब हम ट्रीज़ को एक प्रॉपर ब्लॉक में, क्रॉप्स को एक अलग ब्लॉक में प्लांट करते हैं दैट इज़ ब्लॉक प्लांटेशन। एनर्जी प्लांटेशन, ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी प्लांटेशन। इसमें हम क्या ग्रो करते हैं, ट्रीज़ अलॉन्ग विथ क्रॉप्स ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर, ठीक है। यानी एनर्जी प्लांटेशन का सीधा मतलब है यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, हमारी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं बाय एनर्जी प्लांटेशन, यानी जो हम इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज़ ग्रो करेंगे वो हमारी फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करेंगे। एले क्रॉपिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एले क्रॉपिंग नाइन्थ वन। एले क्रॉपिंग का मतलब होता है पेरिनियल हेजेस प्लस क्रॉप, यानी जो एले क्रॉपिंग होती है इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज हैज रो इंटरक्रॉपिंग, ओके। इसको हैज रो इंटरक्रॉपिंग भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसको समझते हैं। एले क्रॉपिंग का मतलब, तो जो एले है, एले का हिंदी का मतलब होता है, एले को बोलते हैं हिंदी में गली, ठीक है। यानी जो गली होती है, जैसे ये गली जा रही है, यहाँ पे घर बने होते हैं, ठीक है, यहाँ दोनों साइड घर है और बीच में रास्ता जा रहा होता है। तो एले क्रॉपिंग भी हम क्या करते हैं, बीच का जो रास्ता है यहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को यहाँ पे हमने ग्रो करा और साइड में ये हमारे ट्री प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये होती है एले क्रॉपिंग। जो हम नॉर्मल पेरिनियल हैज बना देते हैं, साइड में जो ट्रीज होते हैं दे ऑल आर पेरिनियल ट्रीज और बीच में हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। दिस क्रॉपिंग सिस्टम इज रिफर्ड एज एले क्रॉपिंग। नेक्स्ट 10th इज सिल्वी ओलेरी कल्चर। तो सिल्वी ओलेरी कल्चर में क्या होगा, सिल्वी कल्चर जो फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं प्लस ओलेरी कल्चर क्या होती है, इफ़ यू लर्न अबाउट द हॉर्टिकल्चर साइंस, तो हॉर्टिकल्चर साइंस का एक ब्रांच है ओलेरी कल्चर, मीन्स द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल। जो जब हम सब्जियों को उगाते हैं, सब्जियों की जो साइंस होती है कल्टिवेट करने की दैट इज रिफर्ड एज ओलेरी कल्चर। देन हॉर्टी पेस्चर, यानी हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स जो ट्रीज होते हैं उनके संग हम एनिमल्स की जब रियरिंग करेंगे दैट इज हॉर्टी पेस्चर सिस्टम। थर्ड है हॉर्टी ओलेरी कल्चर। तो हॉर्टी ओलेरी कल्चर से एग्री जैसे हमने सिल्वी ओलेरी कल्चर पढ़ा यानी ट्रीज और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन, वैसे ही हॉर्टी ओलेरी कल्चर में हम हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स को प्लांट करेंगे अलॉन्ग विद वेजिटेबल्स, ठीक है। देन फॉरेज फॉरेस्ट्री। तो फॉरेज फॉरेस्ट्री जो है, फॉरेज फॉरेस्ट्री में हम फॉरेज ट्रीज़ को प्लांट करेंगे अलॉन्ग विद पास्चर, क्योंकि जो फॉरेज होता है, फॉरेज क्रॉप्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली एक तरह का फीड होता है फॉर एनिमल। जो हम फॉरेज क्रॉप्स ग्रो करते हैं लाइक बरसीम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेज क्रॉप है, तो बरसीम जो है हम खुद के खाने के लिए ग्रो नहीं करते हैं, बरसीम जो है वो एनिमल की फीड होती है। तो ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन होता है फॉरेज और पास्चर का। आफ्टर द शेल्टर बेल्ट्स, विंड ब्रेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। ये एक तरह से हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हाई विंड जो वेलोसिटी होती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं।
देन लाइव फेंस, जो लाइव फेंस होती है इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे ट्रीज़ को ग्रो करते हैं बाउंड्री में जो कि हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देन 18th इज सिल्वी और हॉटी सेरीकल्चर। तो यहाँ पे हम ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं, ट्रीज़ होते हैं फ्रूट ट्रीज अलॉन्ग विथ सेरीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेरीकल्चर की भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। देन हॉटी एपीकल्चर, तो एपीकल्चर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हनी बीज का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। एपीकल्चर इज द साइंस ऑफ रियरिंग हनी बीज। देन द लास्ट वन इज एक्वा फॉरेस्ट्री। एक्वा फॉरेस्ट्री का मतलब है, एक्वा मीन्स क्या होता है, एक्वा मीन्स रिलेटेड टू फिश, फिशेस की जो रियरिंग होती है, दिस इज रिलेटेड टू एक्वा। और फॉरेस्ट्री का मतलब होता है अगेन ट्रीज। तो यहाँ पे हम ट्रीज और फिश का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, दैट रिफर्ड इज एक्वा फॉरेस्ट्री। तो अब हमारे जो मेन कंपोनेंट्स थे एग्रो फॉरेस्ट्री के, टोटल जो 20 कंपोनेंट्स थे वो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे चलेंगे, इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स का लेके चलेंगे कि डिफरेंट एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें हमको मेनली हमको तीन चीज़ डिस्कस करनी है। द फर्स्ट वन इज़ एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, ठीक है, पहला यहाँ पे मेंशन है एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिल्वी पैस्चरल सिस्टम, यानी ट्रीज और पैस्चरिंग एनिमल्स का कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम तीनों का कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ यहाँ पे है एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। यहाँ पे पहला आता है इम्प्रूव्ड फैलो, यानी जब हम अपने फील्ड को खाली छोड़ देते हैं उस टाइम पे हमको कुछ वुडी स्पीशीज़ यानी कुछ ऐसे प्लांट ग्रो करने देना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट, जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ऐसे क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए। प्लस हम कुछ कॉमन एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस ये हो गई है, ये एग्री सिल्वीकल्चर की प्रैक्टिस है। इसमें हम इसका जो एग्रो इकोलॉजिकल अडेप्टिबिलिटी है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कुछ एरियाज़ हैं हमारे कंट्री के इंडिया में जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म होता है, जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिसेस परफॉर्म होती है जहाँ पे हम लैंड को कुछ टाइम के लिए फैलो छोड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए फैलो छोड़ने के बाद वहाँ पे अगेन हम वेजिटेशन ग्रो करते हैं, उसके बाद अगेन उसको फैलो कर देते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है, नेक्स्ट इज टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ अ कंबाइंड स्टैंड ऑफ वुडी एंड एग्रीकल्चर स्पीशीज ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो टोंगिया सिस्टम में सिंपली वही है, एग्रीकल्चर प्लांट्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज टोंगिया सिस्टम। नेक्स्ट है एले इंटरक्रॉपिंग, यानी एले क्रॉपिंग जिसको हैज इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं, अर्ली हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम साइड में हैजेस के तौर पे कुछ फॉरेस्ट ट्रीज़ को ग्रो करते हैं और बीच में एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। मल्टी लेयर ट्री गार्डन होता है, देन मल्टीपर्पज़ ट्री क्रॉप्स लैंड, ठीक है। तो मल्टी लेयर ट्री गार्डन जो होते हैं उसमें क्या होती है, जो मल्टी लेयर्स होती हैं डेंस प्लांट्स की, उनको हम ग्रो करेंगे, ठीक है, विद नो ऑर्गेनाइज प्लांटिंग अरेंजमेंट। इसमें कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं रहता, हम मल्टीपल स्पीशीज़ को यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। यानी जो डिफरेंट वुडी कंपोनेंट्स होते हैं वेरिंग फ्रॉम ग्रोथ हैबिटेट, ठीक है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करेंगे अलॉन्ग विद द हर्बेशियस प्लांट्स, ठीक है। हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं, and this multi-layered tree garden practice is mainly performed in those area which having fertile soil, good availability of laborers and human population. Next one is the multi-purpose trees on cropland, ठीक है। इसमें हम ट्रीज़ को ग्रो करते हैं स्कैटर्ड वे में, यहाँ पे भी कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं रहता, स्कैटर्डली हम ट्रीज़ को ग्रो करते हैं। और यहाँ पे जो हम ट्रीज़ ग्रो करते हैं दे हैव अ मल्टीपर्पज़ यूज़, उनका मल्टीपर्पज़ यूज़ होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द प्लांटेशन क्रॉप्स कॉम्बिनेशन। तो प्लांटेशन क्रॉप कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है कि इंटीग्रेटेड मल्टी स्टोरी सिस्टम, ठीक है। मल्टी स्टोरी सिस्टम यू ऑल नो, जब हम डिफरेंट हाइट के ट्रीज़ को एक पर्टिकुलर लैंड में ग्रो करते हैं, सपोज दिस लैंड और यहाँ पे हमने मल्टी हाइट के ट्रीज़ को ग्रो करा है, लाइक दिस वन इज़ बनाना, आफ्टर दैट जिंजर, ठीक है। इस तरह से अलग अलग, एक कोकोनट प्लांट करा, कोकोनट है, फिर पाइनएप्पल हो गया, गुआवा हो गया, इस तरह से मल्टी डिफरेंट लेयर्स के हाइट के प्लांट्स को जो हम ग्रो करते हैं दैट इज़ रिफर्ड एज मल्टी स्टोरी सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना। इसके आगे जो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, लाइक कॉफ़ी, कोकोआ, कोकोनट एक्सेट्रा, दीज आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स, इनको हम ग्रो कर सकते हैं। देन
इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है होम गार्डन आता है। होम गार्डन ठीक है, सिंपल होते हैं होम गार्डन। फिर ट्रीज इन सॉइल कंजर्वेशन एंड रिक्लेमेशन, बहुत सारे ट्रीज ऐसे होते हैं जो सॉइल की रिक्लेमेशन और कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, उन ट्रीज़ को हम लगा सकते हैं, लाइक ट्रीज ऑन बर्न्स, टेरेसेस, रेजर्स एक्सेट्रा, विथ और विदाउट ग्रासेस। ठीक है, तो इन सब ट्रीज़ को हम उगा सकते हैं फॉर द सॉइल रिक्लेमेशन। इसमें भी जो प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स हम लगाएंगे विच आर हैविंग मल्टीपर्पज़ यूज, लाइक फ्रूट ट्रीज और हर्बेशियस और हॉर्टिकल्चर, जो हर्बेशियस एग्रीकल्चर स्पीशीज़ होती है उनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज़ द शेल्टर बेल्ट्स एंड विंड ब्रेक और लाइव हेजेस। तो ये भी समझ चुके हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम ट्रीज़ को करेंगे, फार्म जो होता है उसके साइड में प्लॉट्स में जो उसकी बाउंड्री होती है, एक तरह से एक बाउंड्री क्रिएट कर देंगे ट्रीज़ की, ताकि विंड से प्रोटेक्ट करें। तो जो विंड प्रोन एरिया होते हैं, यानी जहाँ बहुत तेज हवा की आशंका रहती है, विंड प्रोन एरिया, वहाँ पे हम इस तरह से शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक और लाइव हेजेस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ द फ्यूल प्रोडक्शन। फ्यूल प्रोडक्शन में क्या आता है, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करना है जहाँ से हमारी फ्यूल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। आफ्टर दैट ये सारी प्रैक्टिसेस के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है, नेक्स्ट वन इज़ द सिल्वोपेस्टोरल सिस्टम। सिल्वोपेस्टोरल सिस्टम में जो है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ट्रीज ऑन रेंज लैंड एंड पैस्चर, यानी ट्रीज आर स्कैटर्डली इरेगुलरली और अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम सिस्टमैटिक पैटर्न्स। इस तरह से हमको ट्रीज़ को ग्रो करना होता है। पैस्चर का मतलब यहाँ पे है कि एनिमल्स भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो एक्सटेंसिव ग्रेजिंग एरिया, जहाँ पे ग्रेजिंग एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ये हम वहीं प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज पैस्चर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। पैस्चर्स क्या चाहते हैं, पैस्चर को ग्रेजिंग करानी होगी तो उनके पास प्रॉपर ग्रेजिंग एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द प्रोटीन बैंक। प्रोटीन बैंक का मतलब यहाँ पे ये है कि वो क्रॉप जिनमें प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, यानी सीधे सीधे का मतलब है लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो यहाँ पे हम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, प्रोटीन रिच प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो करेंगे। ठीक है, यूजली इन एरियाज विद हाई पर्सन लैंड रेशियो, जो हाई पर्सन लैंड रेशियो वाले प्लेसेस होती हैं उन एरियाज़ में हम प्रोटीन बैंक्स का कल्टिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो आती है दैट इज़ प्रोटीन बैंक के बाद वो आता है प्लांटेशन क्रॉप्स विद पैस्चर एंड एनिमल। तो यहाँ पे सिंपल है, प्लांटेशन क्रॉप्स रहेंगे हमारे, ठीक है, जैसे हमने अर्लियर पढ़ा था कोकोनट, टी, कॉफ़ी, इस तरह के प्लांटेशन क्रॉप्स होंगे, प्लस वहाँ पे पैस्चर लैंड होगा जिसमें एनिमल्स, ये जो कैटल्स होती हैं, इनको हम रेयर कर सकते हैं। इस तरह का कल्टीवेशन हो गया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है हमारी एग्रो सिल्वोपेस्टोरल सिस्टम। एग्रो सिल्वोपेस्टोरल सिस्टम में हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स रखेंगे, ट्रीज रखेंगे और पैस्चर और एनिमल्स की रीडिंग करेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस आते हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आता है होम गार्डन इन्वॉल्विंग एनिमल, ठीक है, होम गार्डन जो हम बनाते हैं। दैन मल्टीपर्पज़ वुडी हैजेस रो, तो ये भी डिस्कस कर लिया है। एपीकल्चर विद ट्री, एपीकल्चर यू ऑल नो हनी बीज का जो प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे ट्रीज़ यूज़ करेंगे जो हनी बी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। यू ऑल नो जो हनी बी होती है उसको पॉलिनेशन करने के लिए फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स का ही पॉलिनेशन करती है। तो ऐसे ट्रीज़ जिसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, जिनकी ब्यूटीफुल पेटल्स हो, जिससे हनी बी अट्रैक्ट हो, ठीक है, ऐसे ट्रीज़ को लगाएंगे और साथ में हनी बी का जो सेटअप होता है उसको हम रख देंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द एपीकल्चर, ये उन एरियाज़ में परफॉर्म हो सकता है जहाँ पे एपीकल्चर की फिजिबिलिटी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है, एपीकल्चर के बाद आती है एक्वा फॉरेस्ट्री। एक्वा फॉरेस्ट्री भी हमने पीछे डिस्कस करा था। एक्वा फॉरेस्ट्री में हम फिशेस की रियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम फॉरेस्ट ट्रीज़ को प्लांट करेंगे अलॉन्ग विद द रियरिंग ऑफ फिशेज़, ठीक है। तो फिशेज़ यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट हमारा मेन रहता है, और ये प्रैक्टिस हम परफॉर्म कर सकते हैं लो लैंड में जहाँ वाटर का लेवल अच्छा होता है, जहाँ के हम फिशेज़ को प्रॉपरली ईजिली रियर कर सकें। नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है यहाँ पे मल्टीपर्पज़ की प्रैक्टिस, मल्टीपर्पज़ वुडलैंड। सो मल्टीपर्पज़ वुडलैंड में होता है फॉर वेरियस पर्पज़, यहाँ पे हम वेरियस पर्पज़ रहता है हमारा, क्योंकि मल्टीपर्पज़ है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वुड, फॉडर, ऑयल प्रोटेक्शन, सॉइल रिक्लेमेशन, ये कोई भी हमारा पर्पस हो सकता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, कितने भी ट्रीज़ होते हैं जिनका मल्टीपर्पज़ यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे नोटेशन लिखी गई है कि यहाँ पे W है, ये सब W किस लिए यूज़ हुआ है, W मीन्स होता है वुडी, H फॉर हर्बेशियस, F फॉर फॉडर फॉर ग्रेजिंग एंड A फॉर एनिमल। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़
सोशल फॉरेस्ट्री। तो अभी तक हमने एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करा। अगेन हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एग्रो फॉरेस्ट्री में एक बार क्या डिस्कस करा। एग्रो फॉरेस्ट्री में हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, ठीक है। जब हम एग्रीकल्चर फॉरेस्ट ट्रीज़ को एक साथ प्लांट करते हैं, दैट इज एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कंपोनेंट देखिए, टोटल 20 डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द सोशल फॉरेस्ट्री। अब सोशल फॉरेस्ट्री को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स प्लांटेशन ऑफ सच ट्रीज विच आर यूजफुल फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो यानी उन प्लांट्स की हम यहाँ पे ग्रो करते हैं जिनसे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सके। द वर्ड सोशल फॉरेस्ट्री वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय वेस्टोबाई इन 1968। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैक्ट है कि सबसे पहले सोशल फॉरेस्ट्री शब्द किसके इस्तेमाल में आया था। तो वेस्टोबाई साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1968 में सोशल फॉरेस्ट्री टर्म दिया था। और सोशल फॉरेस्ट्री ये एक तरह की साइंस है जिससे हम पूरी की पूरी कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। रिमेंबर दिस टर्म, कम्युनिटी डेवलपमेंट। आफ्टर दैट ही डिफाइंड, अब ये जो वेस्टोबाय थे इन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री टर्म तो दिया, साथ में इसको डिफाइन भी करा था। इन्होंने डिफाइन करा था कि सोशल फॉरेस्ट्री इज़ अ फॉरेस्ट्री विच एम्स एट प्रोड्यूसिंग फ्लो ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिक्लेमेशन बेनिफिट्स फॉर द कम्युनिटी। यानी क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री है, सोशल माने होता है पूरी कम्युनिटी। अब सोशल फॉरेस्ट्री है यानी हम ऐसे सोशल फॉरेस्ट्री में हम जो फॉरेस्ट्री करते हैं उसका एम क्या होता है, एम उसका ये होता है कि जो हम जो भी कुछ करें वो कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए हो, ठीक है। उससे कम्युनिटी का प्रोडक्शन हो, कम्युनिटी की प्रोटेक्शन हो और कम्युनिटी का रिक्लेमेशन भी हो, रिक्रिएशन हो। ओके, रिक्रिएशन का मतलब उसका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो। यानी जब हम फॉरेस्ट्री को कंबाइन कर देंगे कम्युनिटी के साथ, दैट इज़ बिकम द सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल का मतलब ही होता है पूरी की पूरी कम्युनिटी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, तो ये नेशनल कमीशन जो एग्रीकल्चर था, NCA, दैट इज नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो सोशल फॉरेस्ट्री थी वो क्या थी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के हिसाब से। सोशल फॉरेस्ट्री डिनोट्स प्रोग्राम फॉर रेजिंग प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर सप्लाई ऑफ फायरवुड, फॉडर, स्मॉल टिम्बर फॉर द कम्युनिटी। अब कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ये सपोज कोई फॉरेस्ट एरिया है और ये हमारी कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी को क्या क्या बेनिफिट्स जो है फॉरेस्ट से मिल सकते हैं, लाइक जो कम्युनिटी होती है दे गेट वुड, ठीक है, यहाँ से लकड़ी मिल सकती हैं, फॉडर मिल जाएगा यहाँ से, और जो स्मॉल टिम्बर की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल होगी। तो अल्टीमेटली ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट से हमको मिलते हैं और ये कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ रिफर्ड एज सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री का क्या प्रिंसिपल होता है इसको समझते हैं। नाउ वी डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। तो अभी तक हमने सोशल फॉरेस्ट्री में क्या पढ़ा, सोशल फॉरेस्ट्री इज़ द फॉरेस्ट्री विच इज़ हेल्पफुल and beneficial for the community development, and social forestry term used first by Westoby in the 1968, ठीक है। अब इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, देयर आर टोटल 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। द फर्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी में होता है ना कि सरकार जो होती है वो लोगों से होती है, लोगों के लिए होती है, लोग ही उसको चुन सकते हैं। तो वैसे ही सेम मेथड जो होता है फॉरेस्ट्री में भी अप्लाई होता है। सोशल फॉरेस्ट्री का प्रिंसिपल जो पहला है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी सोशल फॉरेस्ट्री इम्प्लाई करती है सिंपली जो भी सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर हम ट्रीज़ लगाएंगे, कल्चर करेंगे, वो ट्रीज़ जो होते हैं वो कहाँ से आएंगे, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा आएंगे, लोगों के लिए ही होंगे, लोगों से ही होंगे। यानी ट्री बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये जो लाइन होती है सेम हम डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं। अगर आपने सिविक्स पढ़ी होगी अच्छे से, डेमोक्रेसी का चैप्टर होता है तो हम इसमें यही लाइन पढ़ते हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे भी सोशल फॉरेस्ट्री में भी यही चीज़ इम्प्लाई होती है, ठीक है, कि जो पेड़ हम लगाएंगे वो लोगों के लिए होंगे, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल होप सो क्लियर है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। सेकंड प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन। अब जब भी हम सोशल फॉरेस्ट्री के लिए फॉरेस्ट एरिया को बनाएंगे, फॉरेस्ट एरिया बनाने से हम ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट का जो एरिया उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इट एम्स टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया। हम फॉरेस्ट एरिया को सिंपली इंक्रीज करेंगे। फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस्ड होगा, इंडस्ट्रियल यूज़ होगा और लोकल यूज़ के लिए भी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा तैयार किए जा सकते हैं।
तो ये था फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी जो गरीबी है उसको हटाना। गरीबी हटेगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जितने भी लोग गरीब थे अब उनको काम मिल जाएगा, एम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो पॉवर्टी इरेडिकेट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। दैन नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम। जो भी गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स आती हैं फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, उनकी उसका भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है यहाँ पे। इट इज़ प्राइमरली अ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम। समटाइम्स सोशल फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो टैग्ड एज सिक लैंड फॉर सिक पीपल। तो ये कभी कभार हम सोशल फॉरेस्ट्री को कह देते हैं, टैग दिया गया है सिक लैंड फॉर सिक पीपल, ठीक है। बट इसका जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो समझ में आ गया है। सोशल फॉरेस्ट्री में जो प्लांट्स लगाएंगे वो लोगों के द्वारा होगा, यानी डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल फॉलो होगा। फॉरेस्ट एरिया का एक्सटेंशन होना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉवर्टी इरेडिकेशन होगी। गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना है, सिक लैंड फॉर सिक पीपल। अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स में। तो सोशल फॉरेस्ट्री के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे हमने एग्रो फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, सेम सोशल फॉरेस्ट्री का भी कोई ऑब्जेक्टिव रहा था इसको स्टार्ट करने के लिए। तो सोशल फॉरेस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स रहे थे, पहला ऑब्जेक्टिव है इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस एंड प्योरिटी। यानी अगर सोशल फॉरेस्ट्री होगी, यानी कि फॉरेस्ट लैंड जो कि कम्युनिटी का डेवलपमेंट करेगा, तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट भी होंगे, लोग उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, तो इकोलॉजिकल बैलेंस, एनवायरमेंटल बैलेंस भी बना रहेगा। ईजी एंड अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, फायरवुड टू द फैमिलीज, फोडर फॉर द डोमेस्टिकेटेड एंड टिम्बर वुड फॉर द डोमेस्टिक यूज़। जंगल हैं तो हम सबको पता है जंगल से आएगी लकड़ी, फ्यूल आएगा, ठीक है। तो हम फ्यूल का यूज़ क्यों करते हैं आप सबको पता है। फॉडर होगा, फॉडर जानवरों की चारा आएगा, टिम्बर यानी लकड़ी आएगी, लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अवेलेबिलिटी जो है कहाँ से होगी, फॉरेस्ट से होती है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड के बाद थर्ड वन इज़ द फॉरेस्ट्रिंग ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ पीपल इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारा सोशल फॉरेस्ट्री बनाने का मेन पर्पस ये है कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें। रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं और फॉरेस्ट से ही उनका एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट रहता है। तो ये सारे जो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे कि कैसे हम सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री के हमने टोटल 20 कंपोनेंट्स की स्टडी करी है, वैसे ही जो हमारे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है उसके भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एंड देयर आर टोटल 3 कंपोनेंट्स कम्स अंडर दिस थिंग, ठीक है। तो सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम के टोटल 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे हमको स्टडी करना है। तो पहला कंपोनेंट है फार्म फॉरेस्ट्री, ओके। फर्स्ट वन इज़ द फार्म फॉरेस्ट्री। ये कंपोनेंट क्या कहता है, फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंकरेजिंग फार्मर्स to plants and raise trees on their own plot of the land through free or subsidized supply of seedlings in dry areas. Trees are grown around the farm. इसमें ये कहा गया है फार्म फॉरेस्ट्री में कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने ही लैंड में, ठीक है, अपने ही लैंड में यानी अपने ओन लैंड में, यहाँ पे साफ साफ लिखा है अपने ओन लैंड में जब वो ट्रीज़ को ग्रो करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्सिडीज़। यानी सपोज ये फार्मर है, इसका कुछ लैंड में क्या करेगा, ये कुछ क्रॉप्स को ग्रो करेगा, जो फॉरेस्ट वाले प्लांट्स होते हैं, फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं, उनको ग्रो करेगा। अब वो ग्रो करने के लिए सीड कहाँ से लाएगा, जो सीडलिंग्स जो सब्सिडीज़ में मिल रही हैं, सब्सिडाइज्ड सप्लाई ऑफ सीडलिंग, यानी सीडलिंग जो सब्सिडी के थ्रू मिल रही हैं उनको वहाँ से लेकर आएगा, या कुछ भी करके अपने प्लॉट में ही जब वो क्रॉप्स को कल्टिवेट करेगा, फॉरेस्ट प्लांट्स को, ठीक है। दैट कम्स अंडर द फार्म फॉरेस्ट्री। इसी को हमने कहा ये एक फार्म फॉरेस्ट्री होगी। यानी जब फार्मर खुद से इनिशिएटिव लेगा अपने खुद के लैंड में, अपने खुद के ओन लैंड में, प्लॉट में ही जब वो प्लांट्स को, ट्रीज़ को रेस करेगा विद द हेल्प ऑफ सब्सिडाइज सीडलिंग, दैट इज रिफर्ड एज फार्म फॉरेस्ट्री। The next component is rural forestry. Rural forestry means for the benefit of the community as a whole through massive plantation along roadside and canal banks
around tanks and ponds and on fallow and uncultivable land. It is also called extension forestry as this results in extending forest beyond the existing boundaries. यानी रूरल फॉरेस्ट्री में हम जो फॉरेस्ट प्लांटेशन करते हैं वो कहाँ करते हैं, रोड साइड वाले एरियाज़ जो होते हैं, ठीक है, रोड साइड हो गए, कैनाल बैंक्स हो गए, टैंक्स, पॉन्ड, इनके अराउंड जो हम प्लांट लगाते हैं, फैलो लैंड में जो हम प्लांट कल्टिवेट करते हैं, दैट इज़ रिफर्ड एज रूरल फॉरेस्ट्री. नेक्स्ट इज़ द अर्बन फॉरेस्ट्री. अर्बन फॉरेस्ट्री का सीधा मतलब है कि हम अर्बन एरियाज़ में फॉरेस्ट प्लांट्स ग्रो करेंगे. दैट इज़ द फॉरेस्ट्री इन अर्बन एरिया सच एज, दैट इज़ यूजलेस लैंड नियर द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे जो लैंड होता है वहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं. स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, रोड साइड हॉस्पिटल, रिक्रिएशन गार्डन, म्यूनसिपल एरियाज एक्सेट्रा. तो इन सारे जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पे हम प्लांटेशन करेंगे. दैट इज़ रिफर्ड एज अर्बन फॉरेस्ट्री. Community woodlands are planted by a particular community themselves on land for their own or that pulled by themselves and benefits of which shared by them equally. ठीक है, तो यानी अर्बन एरियाज़ में अगर हम फॉरेस्ट्री करते हैं तो उस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो उसके सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो प्रॉपरली आपस में शेयर करते हैं. दैट इज़ द अर्बन फॉरेस्ट्री. उसके बाद यहाँ पे आता है नीड फॉर मोर फॉरेस्ट. अब ज़्यादा से ज़्यादा जो जंगल हैं, एरिया है, उनकी ज़रूरत क्या है, दैट इज़, तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है. बाय द 6th प्लान, जो 6th 5-year प्लान होता है उसके हिसाब से 22.7% एरिया जो था वो टोटल वो फॉरेस्ट एरिया था. बट स्टिल एक जो आइडियल फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए कहीं भी किसी कंट्री का, दैट इज़ अराउंड 33%. ये याद रखना, ये लाइन जो है दैट इज़ अ आइडियल फॉरेस्ट एरिया शुड बी 33%, यानी आइडियल फॉरेस्ट एरिया 33% तक होना चाहिए. ठीक है, और अगर हम आज की डेट की बात करें यानी 2021 की, तो आज 2021 में जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का दैट इज़ अराउंड 24.56%. ओके, रिमेंबर दिस, 24.56% जो है इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया है, 24.56% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया. और जो सबसे, फिर यहाँ पे अगेन 2 पॉइंट याद रखना है. सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट का है, दैट इज़ मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश का है, फिर अरुणाचल प्रदेश है. और सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट का है, लोएस्ट की अगर बात करें सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है हरियाणा का. ओके, ये दोनों फैक्ट्स जो हैं, सारी बातें आपको याद रखना है कि इस साल इंडिया का 2021 में फॉरेस्ट एरिया है 24.56% और हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, और लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया है हरियाणा का. सो now this chapter has been completed. Thank you for watching the complete video, and if you have not liked this video then like it and share it among your friends. Thank you.